सामान खरीदते समय राकेश जी को जो रुपया दुकानदार ने वापस किया था उसमें एक 200 रुपये का नोट था, जिसे राकेश जी ने नहीं देखा और जब घर आकर देखा तो वह नोट बीच से कटा हुआ था। अब ग्रेसम का नियम है कि सबसे पहले जब हम कोई अपनी जेब से कोई रुपया किसी को देते हैं तो वह सबसे जो खराब होता है वही दिया जाता है। राकेश जी उस नोट को जल्दी से जल्दी चलाना चाहते थे, अपनी जेब से बाहर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया और नोट दिया, लेकिन पेट्रोल भरने वाले ने उसे वापस कर दिया, कहा यह कटा है या नहीं लेंगे। एक मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ भी नोट दिया, वहाँ भी वापस कर दिया गया। और किराना की दुकान पर उन्होंने कुछ सामान खरीदा, वहाँ भी नोट दिया, वहाँ भी दुकानदार ने नहीं लिया। अब कारण यह है कि जब कोई हम चोरी करते हैं या हमारे में कोई कमी होती है और हम उसको दिखाना नहीं चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो अपने चेहरे पर कुछ भाव प्रदर्शित करते हैं और यही भाव हमारे लिए उल्टे पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक सामान्य नोट को कोई व्यक्ति किसी दुकानदार को देता है, उस प्रकार से कटे फटे नोट को वह नहीं देता है। वह कुछ नाटक करता है, चेहरे पर सामान्य भाव लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है, क्योंकि उसके मन में चोर होता है कि कहीं पकड़ न लिया जाओ, जिसके कारण उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव अपने आप आ जाते हैं कि दुकानदार नोट पकड़ते ही समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब ये भाव इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम अपने को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, पुलिस लाइन की तरफ से सिविल कोर्ट में एक वकील से मिलने जाना था। बहुत पुराना समय था, 86-87 का। तब सारे वकील और उनके मुंशी साइकिल से ही आया जाया करते थे, मोटरसाइकिलें बहुत कम थीं। अब देखा कि सभी लोग जा रहे हैं और प्रायः ऐसा होता है कि जो साइकिल स्टैंड वाले जो होते हैं लोग, उनकी भी नज़रें बड़ी पारखी होती हैं। वे भी डेली जो निकलने वाले वकील हैं, मुंशी हैं, उनको तो जाने देते हैं, लेकिन आम पब्लिक का कोई व्यक्ति यदि साइकिल लेके जाता है तो रोक लेते हैं। अब मैं भी निकला तो मुझे रोक लिया और मैंने देखा कि बाकी लोग जा रहे हैं, उनसे वो नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो लेकिन पैसे थे नहीं, रुपए थे नहीं स्टैंड पर साइकिल जमा करने का, तो नहीं जमा किया, कहा हम नहीं जाएंगे, वापस आ गए। फिर देखा कि लोग जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, साइकिल लेके अंदर जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं जाने दे रहा है। तो एक मुंशी जी निकले, पीछे फाइलों का गट्ठर बंधा हुआ था और चेहरे पर उनके जो भाव थे बड़े ही गमगीन लग रहे थे। कुछ लोग प्रसन्न होकर जा रहे थे। अब मैं उनके पीछे पीछे सोचा कि साथ में ये लोग जा रहे हैं, इन्हीं की साइकिल के पीछे पीछे चला जाऊं। मैंने वही भाव जो मुंशी के चेहरे पर होते हैं, वकील के चेहरे पर होते हैं, वही भाव बना करके फिर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन मुझे फिर पकड़ लिया गया। क्योंकि जब हम
नाटक कोई करते हैं, यानी झूठ को सच बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे चेहरे पर कुछ भावनाएं, अजीब भावनाएं प्रदर्शित होने लगती हैं, क्योंकि हम कोई नाटककार तो हैं नहीं, नाटक करने वाले तो हैं नहीं, फिल्मी कलाकार तो हैं नहीं, तो वह सहज भाव हमारे चेहरे पर नहीं रह जाते हैं जैसा कि सत्य बोलने वाले के चेहरे पर होते हैं। तो यहीं से झूठ और सत्य में अंतर आ जाता है। इसीलिए कहा गया है, हम चाहे जितनी भी अच्छे ढंग से नाटक करें, लेकिन नाटक तो नाटक ही है। झूठ के पांव तो होते ही नहीं हैं, इसीलिए तो वह लड़खड़ा करके गिर जाता है। बहुत दिनों से लोगों के मन में, सारे भारत के लोगों के मन में एक बात जो थी कि राजा रघुवंशी और सोनम जो कि हनीमून मनाने के लिए गए थे, नवविवाहित जोड़े के रूप में, वहाँ मेघालय में उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए, फिर शिलांग आ गए। अब राजा रघुवंशी तो मार डाला गया था, लेकिन सोनम जो थी, उसकी पत्नी, वह गायब थी। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे क्या हुआ होगा, लेकिन सारे लोग दुआएं मांग रहे थे कि सोनम मिल जाए। पता नहीं, आदमी को तो मार डाला है, उसका कौन अपहरण करके ले गया है, बांग्लादेश वाले ले गए हैं, मानव ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है, क्या हुआ है, लोगों को कुछ नहीं पता था। केवल वे सोचते थे कि जल्दी कम से कम वह जीवित तो मिल जाए, लेकिन क्योंकि जिसने उसके शौहर को मार दिया, आदमी को मार दिया है, पता नहीं वो तो लड़की थी, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। लोग चिंतित थे। लेकिन जब 8-9 की रात को सोनम मिल गई, तो सोनम तो मिल गई, लेकिन विश्वास मर गया। अब कई साल पहले एक चला था, सोनम बेवफा है, तो कई साल हो गए हैं, लेकिन सोनम बेवफा तो अब निकली है। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी का विवाह होता है इंदौर में। दोनों ही पढ़े लिखे थे। राजा रघुवंशी अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था, सोनम अपने पिता के बिजनेस में अचार थी। दोनों परिवार पढ़े लिखे। अब एक पत्रिका निकलती है रामनवमी पर, जिसमें रघुवंशी समाज के लड़का और लड़की सबके फ़ोटो होते हैं, डिटेल होता है, लोग देखते हैं। अब राजा रघुवंशी ने, जो एक 25-26 साल का नौजवान था, उसने जब सोनम गुप्ता का फ़ोटो देखा तो वो उसे बहुत अच्छी लगी सोनम। राजा रघुवंशी ने सोनम से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। शादी 11 मई को तय की गई। 13 मई को सोनम ससुराल आई। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह सोनम की है कि वह अपने जो मैनेजर है उससे प्यार करती थी, जिसका नाम था राज कुशवाहा। लेकिन यहाँ पर उसने गलती यह की कि यदि शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और राजा रघुवंशी से शादी कर ली। सारे जो कार्य हैं वे हंसी खुशी व्यतीत हुए। लेकिन राज कुशवाहा से सोनम का जो लगाव था वह
कम नहीं हो पाया। और राज कुशवाहा और सोनम ने सलाह किया कि अभी शादी कर लेते हैं, बाद में इसको रास्ते से हटा देंगे, फिर रात से हम शादी कर लेंगे। शायद कुछ घरेलू परिस्थितियां रही हों या जो भी रहा हो। 11 मई को शादी होती है, 13 मई को ससुराल आती है और राजा रघुवंशी कहीं जाना नहीं चाहता था, और वह यदि हनीमून पे जाना चाहता था तो कश्मीर जाना चाहता था। लेकिन सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिल करके अपने पति को मारने की सुपारी दे दी थी, जिसके कारण उसने स्वयं टिकट भी करवा लिए मेघालय के। अब राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता, फिर भी पत्नी ने टिकट करा लिया है, वह सामान्य भाव समझते हुए चला गया। 20 मई को जाता है, कामाख्या देवी के दर्शन करता है, और 23 मई को सोनम उसको ले जाती है एक पहाड़ी पर, और जहाँ से वह अपने सुपारी किलर्स के द्वारा उसका मर्डर करा देती है। और वह सोचती है कि पहाड़ी से गिरा है, चील कौवे खा जाएंगे, बरसात हो रही है, बॉडी का पता नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा हमारा। लेकिन झूठ के पांव तो होते नहीं हैं, और हम सोच तो लेते हैं नाटक करने के लिए, लेकिन कलाकारी, हम कोई कलाकार थोड़ो हैं, हम तो सामान्य जन हैं। फलतः लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं। राजा रघुवंशी की जो माँ थी उसे कुछ संदेह था, तो उसने राजा रघुवंशी से कहा था कि यह जो चैन पहन के जा रहे हो सोने की, यह 3 लाख की लगभग है, इसे मत पहनो, इसे रख लो। पहली बार ले ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सोनम चूँकि लूट का वारदात दिखाना चाहती थी, लूट की वारदात, इसलिए वह उस पर दबाव बना करके ले गई थी कि आप गहने पहनते हैं, चैन पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब मर्डर तो हो जाता है, लेकिन उल्टा हो गया कि लाश 2-3 दिन बाद ही बरामद हो गई। मेघालय पुलिस ने गंभीरता से खोजना प्रारंभ कर दिया। गाइड की जानकारी के आधार पर 3 लोग पकड़ भी लिए गए। अब सोनम गुप्ता गाजीपुर आ गई और वहाँ रात में एक ढाबे पर जाती है, जहाँ से अपने भाई को फ़ोन करती है, और वह दिखाने का प्रयास करती थी कि अपहरणकर्ताओं ने उसे अपहरण कर लिया था, अब छोड़ दिया है, लेकिन असफल रहती है। अब तो गिरफ्तार हो गई है, आगे पूरी कहानी आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि यदि विवाह नहीं करना था या मर्डर ही कराना था, तो इससे अच्छा था मना कर देती, अपनी ज़िंदगी तो उसकी भी सही से व्यतीत होती, और एक लाड़ प्यार में पला पुत्र जिसकी अभी शादी हुई है, उसके घर वालों पर कितना दुख आ गया है, कम से कम यह तो ना होता। तो इसलिए यह घटना भारत के इतिहास में, और इस समय जो माहौल चल रहा है कि शादी तो कर लेती हैं लड़कियां, लेकिन बाद में मर्डर कर देती हैं, तो इससे अच्छा यही है कि शादी ही न की जाए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।